तो हेलो दोस्तों, हेगल को पढ़ने के क्रम में हम लोग अपने लास्ट चरण में हैं। ये आई थिंक पार्ट 3 है। तो इसमें हम हेगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हेगल अपनी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री देते समय इन 4 चीज़ों की व्याख्या करता है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो बेसिकली जो हेगल है ये स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानता है इतिहास की गति के लिए। तो उसका मानना था कि इतिहास मानव चेतना की तीर्थ यात्रा है। मानव चेतना की तीर्थ यात्रा है। और ये तीर्थ यात्रा कब जाके समाप्त होगी? राष्ट्र राज्य में समाप्त होगी। राष्ट्र राज्य में समाप्त होगी। जब जर्मनी एक राष्ट्र राज्य बन जाएगा तब ये तीर्थ यात्रा, जो मानव चेतना की तीर्थ यात्रा है, ये समाप्त हो जाएगी। और स्वतंत्रता व स्वाधीनता ये इतिहास को गति देने का काम करते हैं। ये इतिहास को गति देने का काम करते हैं। क्यों स्वतंत्रता और स्वाधीनता गति देने का काम करते हैं? क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता होती है वहीं तर्क डेवलप होता है, वहीं विवेक डेवलप होता है। तो अगर स्वतंत्रता और स्वाधीनता नहीं है तो तर्क और विवेक नहीं डेवलप होगा, और जो हमारी चेतना की यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगी। तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता को ये हेगल बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। और स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब हम राष्ट्र राज्य के जो डिक्टेट्स हैं उनको फॉलो करेंगे। फिर दूसरी बात ये कहता है कि इतिहास की गति का कारण क्या है? इतिहास की गति का कारण क्या है? तो इतिहास बेसिकली द्वंद्वों के माध्यम से गति करता है। द्वंद्वों के माध्यम से हमने देखा था कि ये डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, यानी आइडिया का आपस में जब द्वंद्व होता है तब इतिहास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो स्वाधीनता को ये महत्वपूर्ण मानता है, स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानता है। तो इतिहास बेसिकली एक क्रम में आगे बढ़ता है हीगल के अनुसार। तो इतिहास सबसे पहले इतिहास में ये ओरिएंटल यानी पूर्वी राज्य की बात करता है। पूर्वी राज्य की बात करता है। ओरिएंटल यानी ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनकी बात करता है। तो इसमें ये चीन और भारत की बात करता है। चीन, भारत और फारस जो कि वर्तमान में ईरान है उसकी बात करता है। तो हेगल कहता है कि चीन और भारत ये इनका इतिहास में कोई योगदान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नए विचार नहीं पैदा होते हैं। नए विचार नहीं पैदा होते हैं। ये हमेशा रूढ़िवादिता में घिरे रहते हैं। या इनका योगदान कुछ नहीं था। हालांकि जो फारस है वहां पर नए विचारों का उदय होता है। नए विचारों का उदय होता है। लेकिन जब फारस और ग्रीक के बीच युद्ध होता है तो ग्रीक फारस को हरा देते हैं। तो फारस की कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है और ग्रीक मुख्य पटल पर आ जाता है। तो ग्रीक स्टेट्स के बाद क्या आता है? रोमन साम्राज्य आता है। रोमन साम्राज्य आता है। लेकिन रोमन साम्राज्य में भी जो हमारी यात्रा थी मानव चेतना की वो पूर्ण नहीं होती है। और इसके बाद रोमन साम्राज्य के बाद क्या आएगा? रोमन साम्राज्य के बाद जर्मन राष्ट्र राज्य का उदय होगा। और जैसे ही जर्मन राष्ट्र राज्य का उदय होगा हमारी जो मानव चेतना की तीर्थ यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी। फिर एक बात और कहता है हेगल कि इतिहास तर्क का प्रकटीकरण है। इतिहास तर्क का प्रकटीकरण। तो ग्रीक या कि जो पूर्वी राज्य थे वहां पर तर्क कम डेवलप था। जब हम ग्रीक सिटी स्टेट्स में आते हैं तो यहाँ पर तर्क उससे ज्यादा डेवलप था। रोमन साम्राज्य में तर्क और ज्यादा डेवलप था। और जब हम जर्मन नेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर तर्क अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ये बेसिकली इतिहास ये तर्क का प्रैक्टिकल और गति के लिए आवश्यक है कि स्वाधीनता रहे। तो अगर हम अफगानिस्तान का उदाहरण देखें तो अफगानिस्तान में क्यों अभी इतनी कबीलापन है? अभी तक हम देखते हैं कि वहां अभी तक कबीलापन है। तो लोग वहां कबीले के रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वाधीनता नहीं है। और अब तालिबानीकरण के बाद तो और ज्यादा वहां पर समस्याएं आ गई हैं। तो वहां पर रूढ़िवादिता है। वहां पर नए नए विचार नहीं आते हैं। एक ही जो सेट पैटर्न है उसी पर लोग चलते हैं। तो इसलिए वहां का इतिहास रुका हुआ है। लेकिन जो यूरोपीय देश हैं या कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे वहां पर तर्क डेवलप था। तो ग्रीक स्टेट से फिर रोमन साम्राज्य आया, वहां पर तर्क और ज्यादा डेवलप हुआ और
जब जर्मन नेशन स्टेट बन जाता है तो तर्क अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। तो यही बात है, हेगल ये बात बोलता है। चलिए थोड़ा सा और इसमें इसको पढ़ लेते हैं कि दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र है। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र है। हेगल के शब्दों में इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है। इतिहास का मार्ग मानव विवेक द्वारा प्रशस्त होता है और विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है। हेगल ने विश्व इतिहास को स्वाधीनता की अनुभूति के आधार पर 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला पूर्वी राज्य ओरिएंटल्स, दूसरा यूनानी राज्य यानी कि ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, थर्ड में रोमन गणराज्य आता है और चौथे में जर्मन नेशन स्टेट आते हैं। स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता को। तो हेगल के शब्दों में स्वतंत्रता एक आवश्यकता है जिसने नई आकृति ग्रहण कर ली है। स्वतंत्रता एक आवश्यकता है जिसने नई आकृति ग्रहण कर ली है। फ्रीडम इज अ नेसेसिटी विच हैज ट्रांसफॉर्म्ड। हेगल के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की वह चेतना जो उसे अलगाव का एहसास करवाती है। हमने देखा था कि वो अलगाव को एक सकारात्मक प्रक्रिया मानता है, वो अलगाव को एक सकारात्मक भाव मानता है। जब एक विचार से दूसरा विचार अलग होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था कि प्रेम कैसे बचपन में एक व्यक्ति का प्रेम कैसा होता है, जब वो शिक्षण संस्थान में जाता है तो कैसा होता है, और जब वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो उसके प्रेम का तो प्रेम बेसिकली वही है, लेकिन इसके भाव बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब विचारों का क्या हुआ है, अलगाव हुआ है, विचारों का अलगाव हुआ है और सच्चे स्व की प्राप्ति के लिए उसे राज्य से जोड़ती है। तो अंतिम जो हम अपना जो सर्वोच्च कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्र राज्य में। हेगल ने व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। हमने कहा था कि जब राष्ट्र राज्य की हम आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हेगल का ऐसा मानना था। यह विचार हेगल ने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ राइट्स जो कि 1821 में आती है में दिया था। हेगल की स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसने विरोध किया है। स्वतंत्रता का विचार हेगल के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। इतिहास का विकास भी स्वतंत्रता के विचार पर टिका हुआ है। इतिहास का विकास भी स्वतंत्रता के विचार पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां पर स्वतंत्रता होगी वहीं पर तर्क डेवलप होगा और जहां पर तर्क डेवलप होगा वहीं इतिहास आगे बढ़ेगा। इतिहास की शुरुआत पूर्वी देशों से होती है, इसमें चीन, भारत और फारस आते हैं। चीन व भारत स्थिर समाज हैं, ये गैर द्वंद्वात्मक हैं। यहाँ हजारों सालों तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ प्रजा में चेतना नहीं होती है, अतः ये स्वतंत्रता के विचार को समझ ही नहीं पाते हैं। अतः हेगल की विश्व इतिहास की समझ से ये बाहर है। इतिहास की शुरुआत फारस यानी पर्सिया से होती है क्योंकि यहाँ आजादी की चेतना थी। पर ईसा से लगभग 500 साल पहले फारस यूनान से हार गया और विश्व इतिहास का केंद्र पूर्वी निरंकुश देशों से यूनानी नगर राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गया। यूनानी नगर राज्यों को आजादी की पूर्ण चेतना नहीं थी, तब उनके स्थान पर रोमन साम्राज्य का उदय होता है। फिर मध्यकालीन ईसाई राजतंत्रों का उदय हुआ। मध्यकाल अंधकार का काल था, पर निषेध का निषेध जो द्वंद्वात्मक पद्धति का सार है के कारण विकास की प्रक्रिया पीछे नहीं जा सकती। विकास की प्रक्रिया हमने देखा था कि वाद से प्रतिवाद जब बनता है तो और जब अंतिम में संवाद बनता है तो हम यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, या कि हम प्रतिवाद से वाद की ओर नहीं लौट सकते हैं, और अगर संवाद कोई चीज बन गई है तो हम प्रतिवाद या वाद की तरफ नहीं लौट सकते हैं। तो ये एक है ना, विचार ऊपर से नीचे ही जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं, सॉरी नीचे से ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं। फिर उस पतनशील ईसाई धर्म काल से जर्मेनिक विश्व यानी जर्मेनिक वर्ड का उदय होता है। मध्यकाल एक लंबी भयानक रात थी। पुनर्जागरण व मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन, इस आंदोलन को हेगल ज्ञान देने वाला सूरज कहता है, से इस अंधकार का अंत होता है। इस प्रकार जर्मनी वह प्रथम राष्ट्र था जिसने आत्मा की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को समझा तथा माना मनुष्य मनुष्य के रूप में मुक्त है। मनुष्य मनुष्य के रूप में मुक्त है। यह तार्किक आजादी का ठोस स्वरूप था। इस प्रकार यूनानी नगर राज्यवाद है तो रोमन साम्राज्य प्रतिवाद है और अंततः जर्मन राष्ट्र राज्य संवाद है। क्योंकि हेगल की नजर में परम चैतन्य तत्व राष्ट्र राज्य है, अतः यहाँ आकर इतिहास की गति रुक जाती। हेगल राज्य का जन्म राज्य का जन्म चीन में हुआ, बचपन भारत में बीता, युवावस्था यूनान में बीती, पौढ़ावस्था यानी उच्चतम स्थिति जर्मनी में आएगी। हेगल ने
फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में तार्किक राज्य यानी रेशनल स्टेट की सिर्फ उत्पत्ति बताई है, जबकि उस तार्किक राज्य का विवरण फिलॉसफी ऑफ राइट में किया है। इस प्रकार इतिहास को गति विचारों से मिलती है। विचारों से इतिहास को गति मिलती है। विचार गत्यात्मक व निरंतर विकासशील होते हैं। विचार सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। हेगल ने इसे तर्क का प्रकटीकरण कहा है, अनफोल्डिंग ऑफ रीजन कहा। संपूर्ण विश्व तर्क का प्रकटीकरण है। ऐसा पहला तर्क परिवार था जो एकता का प्रतीक है। दूसरा तर्क नागरिक समाज है जो विशिष्टता का प्रतीक है। सर्वोच्च तर्क राज्य है जो व्यापकता का प्रतीक है। हमने देखा था कि जो परिवार है वहां पर परार्थ भाव होता है, लेकिन ये विशिष्ट होता है। जब हम लोग नागरिक नागरिक समाज में पहुंचते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सल इगोइज्म होता है, लेकिन विश्वजनीय अहमवाद होता है। और जब राज्य का निर्माण हो जाता है, राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाता है, तो ये यहाँ से जो नागरिक समाज है उससे विश्वजनीय ले लेता है, तो ये विश्वजनीय परार्थ भाव का क्षेत्र हो जाता है और ये अल्टीमेट गोल है या कि पूर्ण राज्य है। हेगल का राज्य का सिद्धांत भी इसी तर्क के प्रकटीकरण पर आधारित है। उसका राज्य का सिद्धांत इसी सूक्ति पर आधारित है। जो तर्क सम्मत है वही वास्तविक है, जो वास्तविक है वही तर्क सम्मत है। जो तर्क सम्मत है यानी रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। इसका तात्पर्य है कि इस विश्व में जिस चीज का अस्तित्व है वह तर्क यानी विचार या विवेक के अनुसार है, और जो तार्किक है उसी का अस्तित्व है। तो इस विश्व में जिस चीज का अस्तित्व है वह तर्क के अनुसार है या विचार या विवेक के अनुसार है। कोई भी चीज है जिसका अस्तित्व है इस संसार में, वो तर्क पर आधारित है या तर्क के अनुसार है, और जो तार्किक है उसी का अस्तित्व है। तर्क का राज्य में पूर्ण क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार राज्य तर्क का साकार रूप है। हेगल के अनुसार राज्य तर्क की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। राज्य एक निरपेक्ष विचार तथा तर्क के दैवीय रूप का विकास है। राज्य एक निरपेक्ष विचार तथा तर्क के दैवीय रूप का विकास है। राज्य से ऊपर और कोई तार्किक या आध्यात्मिक विकास संभव नहीं होता है। तो राज्य से ऊपर कोई तार्किक विकास या आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। अब जो हेगल है ये युद्ध का समर्थन करता है। इसका मानना था कि युद्ध होते हैं तो लोगों का जो मस्तिष्क है वो लोगों का मस्तिष्क फ्रेश रहता है। युद्ध जरूरी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा तो लोग शिथिल हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि जो अरिस्टोटल है वो युद्ध को महत्वपूर्ण नहीं मानता। उसका मानना था कि शांति ना कि युद्ध महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया जाए तो अरिस्टोटल भी उसका समर्थन करता है, लेकिन वो शांति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और युद्ध को वो बचने की बात करता है। उसका मानना था कि क्रांति चाहे छोटी हो वो बड़ी, उससे बचा जाना चाहिए। युद्ध घातक है अरिस्टोटल के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये शांति को भंग कर देता है। अगर शांति को भंग कर देगा तो अवकाश नहीं मिलेगा, और अवकाश नहीं मिलेगा तो लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो लोगों का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके इतर हीगल जब युद्ध की वर्णन करता है तो वो कहता है कि युद्ध अत्यंत अनिवार्य है और ये हमारे उदात्त गुणों को या उदात्त भावों को जगाने का काम करता है। ये हमारे अंदर वीरता के भाव जगाता है। इतिहास में युद्ध आवश्यक है, और अगर शांति होगी तो व्यक्ति ढीले ढाले हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, भ्रष्टाचार होगा। तो यही बात है। तो हमने देखा है कि अगर हमारे साथ भी जब होता है, अगर युद्ध होता है, जो जब 1971 का युद्ध हुआ था तो भले देश बटा रहता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो लोग अपने जातिगत धार्मिक जो उनकी जो एलिजियंस है उसको भूलकर वो देश के प्रति सोचने लगते हैं। आज भी अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या भारत चीन का युद्ध हो तो लोग अपनी जो जातीयता है, अपना जो धार्मिक जो वैमनस्य है उसको भूलकर एक राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, और लोगों के अंदर एकता आ जाएगी। और एकता का निर्माण करना हेगल का परम लक्ष्य है। वो एकता का निर्माण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य के रूप में देखना चाहता है। क्योंकि जर्मनी उस समय वो प्रशिया का निवासी था, तो जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे जो म्युनिसिपालिटीज थी या खंडों में बटा हुआ था। तो अगर हमने पहले लेक्चर में भी इसमें देखा था कि अगर जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य बनाना है
तो हमें जो जातिगत या धार्मिक जो हमारे जो भावनाएं हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम एक राष्ट्र की ओर बढ़ पाएंगे। हमने आरएसएस का उदाहरण भी दिया था कि आरएसएस जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो सारे जो हिंदू हैं वो अपनी जातिगत जो उनकी जो भेदभाव है उसको भूलकर एक राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं। इससे एकता पैदा होती है। यही बात है कि एकता पैदा करना चाहता है, इसलिए युद्ध जरूरी है। इसके इतर अगर हम कांत को देखें तो ये परपेचुअल पीस की बात करता है, हमेशा शांति रहे ऐसी ये बात करता है। यूरोपियन यूनियन का जो हम कहते हैं कि प्रेरक है ये कांत ही है, तो इसमें यही है। चलिए को पढ़ लेते हैं युद्ध के बारे में जो हेगल के विचार हैं। हेगल युद्ध को ऐतिहासिक विकास का एक माध्यम मानता है। उसके अनुसार युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। लंबी अवधि तक शांति यह गलत विचार पैदा करती है कि राज्य मात्र नागरिक समाज वाली स्वस्वार्थ एवं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। युद्ध मानव की दृष्टि को व्यापक करता है, अतः पूरी जनता को समान उद्देश्य के लिए एक बद्धता कर उसमें बलिदान का श्रेष्ठ भाव पैदा करता है। हेगल जिस प्रकार हवा के बहने से समुद्र की गंध उड़ जाती है, जो कि हवा के लंबे काल तक शांत रहने से पैदा हुई थी, उसी प्रकार राष्ट्रों में जो भ्रष्टाचार है वह लंबी व स्थायी शांति का नतीजा है। हेगल ने कांत का निरंतर यानी परपेचुअल पीस का सिद्धांत स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया है। अगर कांत की शांति स्थापना की बात मान विभिन्न राज्य आपस में पवित्र संघ यानी होली अलायंस बना लें तो भी शांति की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि इस पवित्र संघ का एक विरोधी संघ पैदा हो जाएगा। अतः द्वंद्व, संघर्ष, युद्ध तो अनिवार्य सत्य है। तो कितनी भी अगर आप शांति की बात कर लो, लेकिन एक अगर होली अलायंस बन गया, हमने देखा था कि अगर नाटो बना तो फिर सेंटो भी बना, जो कि है ना सार के नेतृत्व में बना। तो यही बात है कि अगर एक शांति या होली अलायंस बन भी गया तो उसके खिलाफ दूसरा अलायंस बनेगा। अल्टीमेटली ये संघर्ष चलता ही रहेगा, तो आप संघर्ष को रोक नहीं सकते। हेगल की नजर में अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायपूर्ण युद्ध, जस्ट वार तथा स्थायी शांति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राज्य संपूर्ण संप्रभु है। इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि हेगल का आदर्शवाद भी उसी नतीजे पर पहुंचता है जिस पर हाब्स का भौतिकवाद। तो हेगल इसको प्रकार से क्रिटिसाइज करने का काम करता है कि जो हेगल का आदर्शवाद है यानी आइडियलिज्म है वो उसी नतीजे पर पहुंचता है मतलब युद्ध की बात करता है, एक सर्वोच्च संप्रभु की बात करता है, जैसा कि हॉब्स करता है। फिर इसमें मोरालिटेट और इस्टलिखेट ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो मोरालिटेट क्या है? इस जर्मन शब्द का प्रयोग हेगल अमूर्त व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जिसे लॉक जैसे परंपरागत उदारवादी काम में लेते हैं। स्टिखिलेट ये हेगल इसके समर्थक हैं। इसके तहत मूर्तता, वास्तविकता और समुदायवाद पर बल दिया जाता है। तो दो शब्द हैं, उनको आप समझे रहिएगा। पहला है मोरालिटेट ये क्या है? ये अमूर्त एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए हेगल इसका प्रयोग करता है इस शब्द का, जिसे लॉक जैसे परंपरागत उदारवादी उसको काम में लेते हैं। और स्टिलिखेट ये क्या है? हेगल इसके समर्थक हैं। इसके तहत मूर्तता, वास्तविकता व समुदायवाद पर बल दिया जाता है। कार्ल पॉपर हेगल खुले समाज का दुश्मन है। तो हमने देखा था कि जो कार्ल पॉपर है वो अपनी एक पुस्तक है जिसमें वो हेगल, सबसे पहले तो ये प्लेटो, हेगल और मार्क्स को क्रिटिसाइज करता है। उसकी एक पुस्तक है कि प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स, एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। तो ये ओपन सोसाइटी के दुश्मन है। ओपन सोसाइटी क्या होती है? जहां पर खुलापन रहता है, जहां पर हमें अपनी स्वतंत्रता रहती है, हमें आज़ादी रहती है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें, जहां पर हम एक लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं, हमारे सारे अधिकार रहते हैं। तो ये एक खुला समाज रहता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। लेकिन हीगल भी अब क्या कहता है कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ होगी? राष्ट्र राज्य के कर्तव्यों को मानने में। अगर राष्ट्र राज्य ने जो कहा है, राष्ट्र राज्य ने जो आदेश दिया है, अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं तो ये स्वतंत्रता आपकी वहां से खत्म हो जाएगी। स्वतंत्रता कहाँ है? संप्रभु या राष्ट्र राज्य के
आदेश मानने में। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से रेजिमेंटेशन ना हुआ कि हमको राष्ट्र राज्य का ही जब हम बात मानेंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे। अगर हम कोई राष्ट्र राज्य अगर कोई गलत बात कह रहा है, अगर उसको भी हम मानते हैं, तब भी तो ये गलत हुआ। फिर ये कहता है कि जो हीगल है, कार्ल पॉपर कहता है कि जो हीगल है ये हिस्टोरिसिज्म की बात करता है या हिस्टोरिसिज्म से प्रेरित है, यानी कि निरपेक्ष नियम खोजने की बात कर रहा है। इतिहास के माध्यम से इतिहास में जाके ये निरपेक्ष नियम खोजने की बात करता है, जो कि गलत है, क्योंकि कोई भी सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। हम आगे चल के पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, लियोटार्ड को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। हालांकि है ना, लियोटार्ड तो यहाँ तक कहता है कि ट्रुथ को हम स्वयं बनाते हैं, हम खुद। अगर कोई बात को 1000 बार कहा जाए तो वो अल्टीमेटली ट्रुथ ही हो जाएगी। तो और ये कहता है कि ये जो हीगल है ये हीरो वर्शिप की बात करता है, हीरो वर्शिप की बात करता है, यानी राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, राजा होगा उसकी आप हीरो वर्शिप करो। तो राष्ट्र की पूजा इससे क्या हुआ? राष्ट्र की पूजा अगर आप करेंगे, हीरो वर्शिप करेंगे तो क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम फांसीवाद होगा, इसका परिणाम नाजीवाद होगा, इसका परिणाम फांसीवाद होगा और इसका परिणाम नाजीवाद होगा। तो इसमें चलिए देखते हैं कि कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में आती है बुक में प्लेटो, हेगल व कार्ल मार्क्स को खुले समाज का दुश्मन बताया है। पॉपर के अनुसार हेगल का मुख्य उद्देश्य था खुले समाज से लड़ना व इस प्रकार अपने मालिक प्रशिया के शासक फ्रेडरिक विलियम की सेवा करना। वह बेईमानी का युग था जिसमें प्रशिया राज्य की सहायता से हेगल एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बन गया। तो ये प्रशिया का ऑफिशियल दार्शनिक भी था। तो अब इसके जो विचार होंगे ये बायस्ड रहेंगे प्रशिया को एक ना अच्छा दिखाने के लिए। तो ये यही बोलता है कि जो पॉपर क्या बोलता है कि हेगल एक बेईमानी के युग में पैदा हुआ था और ये अपने मालिक जो प्रशिया का मालिक था फ्रेडरिक विलियम उसकी सेवा करना चाहता था अपने विचारों के माध्यम से। पॉपर की नज़र में हेगलवादी ऐतिहासिकता यानी हिस्टोरिसिज्म व आधुनिक तानाशाही हिटलर मुसोलिनी वाली एक ही चीज है। हेगल की प्रसिद्ध अवधारणा द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल, हिंदी पर्याय जो वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है, जो बुद्धिगम्य है वही वास्तविक है, या जो यथार्थ है वही तार्किक है, जो तार्किक है वही यथार्थ है। अर्थात जो यथार्थ है वह तर्क व विवेक से उत्पन्न होता है, जैसे राज्य जो कि उच्चतम वास्तविक सत्ता है वह मानवीय विवेक या तर्क का परिणाम है। विवेक हमेशा उच्चतर की ओर बढ़ता है। पॉपर का मानना है कि रियल को तार्किकता के साथ मिलाकर हेगल ने शुद्ध शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स के विचार को बढ़ावा दिया, जहां शक्ति ही सत्य है यानी माइट इज राइट। पॉपर के अनुसार राज्य की पूजा वर्शिप ऑफ स्टेट कबीलावाद का पुनर्जागरण है, रेनेसां ऑफ ट्राइबलिज्म। तो अगर हम राज्य की पूजा करेंगे तो क्या, जब जब कबीलावाद था तो वहां पर क्या होता था? हमारा जो एक सर्वोच्च नेता होता था उसकी पूजा ही ना होती थी। इसी प्रकार अगर हम राज्य की पूजा स्टार्ट कर देंगे तो कबीलावाद का पुनर्जागरण होगा और इससे हम कहाँ जाएंगे? इससे हम फांसीवादी और नाजीवादी प्रवृत्ति की ओर पहुंचेंगे। पॉपर के अनुसार हेगल हेराक्लिटस प्लेटो और अरस्तु के सच्चे शिष्य थे। हेगल हेराक्लिटस प्लेटो और अरस्तु के सच्चे शिष्य थे। पॉपर की दृष्टि में हेगल का इतिहासवाद यानी हिस्टोरिसिज्म अरस्तु के 3 विचारों पर आधारित था। प्रथम विचार क्या था कि व्यक्ति से गांव, गांव से राज्य बनता है। इस प्रकार राज्य का विकास ऐतिहासिक विकास से जुड़ा हुआ है। हमने देखा था कि जो हेगल है वो भी कहता है कि जो राज्य है या इतिहास है ये हमारी मानव चेतना की यात्रा है। तो इसी प्रकार जो प्रथम विचार ये क्या है कि व्यक्ति से राज्य बना, व्यक्ति से गांव बना, गांव से राज्य बनता है। इस प्रकार राज्य का विकास ऐतिहासिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक विकास के विचार से हेगल इतिहास की आराधना यानी वर्शिप ऑफ हिस्ट्री की बात करता है। द्वितीय विचार, तो इसका दूसरा विचार क्या है कि परिवर्तन का सिद्धांत मूल तत्व के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात निरंतर परिवर्तन के द्वारा हम उच्च तत्व की ओर जाते हैं। इस विचार को हेगल ने भाग के अपूर्ण मूल तत्व या सार के रूप में जोड़ा है, अर्थात राज्य मूल तत्व है और यह निरंतर तार्किक विकास का परिणाम। तृतीय चरण, परिवर्तन ही किसी वस्तु की वास्तविकता को प्रकट करते हैं। अरस्तु के इस विचार से हेगल प्रभुत्व के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डोमिनेशन का निर्माण कर स्वामी प्रजा के संबंध को न्यायोचित ठहराता है। जहाँ कार्ल पॉपर ने हेगल की आलोचना की है वहीं
काउफमैन ने पॉपर की आलोचना करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार हेगल को रेडिकल व्यक्तिवादी कहना गलत होगा, उसी प्रकार पॉपर द्वारा उसे सर्वसत्तावादी टोटलिटेरियन कहना भी गलत होगा। पॉपर ने हेगलवादी आत्मनिष्ठ आजादी यानी सब्जेक्टिव फ्रीडम के क्षेत्र की उपेक्षा की है। अब इसकी समालोचना देख लेते हैं। तो हेगल राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप मानता है, यानी ह्यूमन स्पिरिट रिट लार्ज बोलता है, मानवीय चेतना का विराट रूप बोलता है। विश्व में विवेक तर्क की यात्रा है, द मार्च ऑफ रीजन इन द वर्ल्ड, व मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्च अभिव्यक्ति है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैन्स फ्रीडम। इस प्रकार कानून वही है जो राज्य निर्धारित करता है, राज्य का नियम परम चेतना का आदेश है। इसलिए हेगल कहता है कि जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है, या जो राष्ट्र राज्य के आदेशों को मानता है वही स्वतंत्र है। अगर कोई जेल जा रहा है तो वह वास्तव में स्वतंत्र हो रहा है, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तमान रूप है, यानी स्टेट इज एन एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। हेगल जो सामाजिक समझौतावादियों यानी हॉब्स, लॉक और रूसो के प्राकृतिक कानून व प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का विरोधी है, उसने राज्य को सर्वोच्च साध्य माना, व्यक्ति को गौण माना। उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य हेतु बलिदान हो जाती है। इसलिए हेगल पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका राज्य, जो कि सावयवी या जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट है, राज्य की निरंकुशता को बढ़ावा देता है। उसका आदर्शवाद फांसीवाद का प्रणेता है तथा वह स्वयं हिटलर व मुसोलिनी का आध्यात्मिक गुरु है। नव मार्क्सवादी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूजे ने हेगल की महत्ता को स्वीकार किया है। वो लिखते हैं कि समकालीन विश्व में मानव स्वतंत्रता यानी ह्यूमन फ्रीडम की समस्या के विश्लेषण के लिए हेगल ने राजनीतिक दर्शन पर पुनर्विचार जरूरी बताया है। तो उसने क्या बोला है कि मानव स्वतंत्रता की समस्या के विश्लेषण के लिए हेगल के राजनीतिक दर्शन पर पुनर्विचार जरूरी है। उसने राज्य व नागरिक समाज में अंतर किया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वर्तमान में आधुनिक पूंजीवादी राज्यों में नागरिक समाज यानी बाजार ने राज्य पर कब्जा कर लिया है तथा साम्यवादी राज्यों में राज्य ने नागरिक समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। कार्ल मार्क्स ने हेगल के दर्शन की महानता को समझकर उसकी तुलना प्लेटो व अरस्तू से की है। हालांकि आगे चल के हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की जगह डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की वकालत करता है, यानी कि आइडिया मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है बल्कि मैटर मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री है। फिर फ्रांसिस फुकुयामा ने मार्क्स व हेगल के व्यापक प्रभाव के बीच तुलना करते हुए हेगल के विजय की घोषणा की है। हेगल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है विरक्लिचकेट। विरक्लिचकेट। तो हेगल ने चेतना के लिए इस शब्दावली का उपयोग किया है, विरक्लिचकेट का, चेतना के लिए। फिर स्टिखिलेट स्टिलिखेट, ये हेगल सामाजिक सात्विकता के लिए जर्मन शब्द सामाजिक सात्विकता के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। किसका? स्टिलिखेट का। फिर भाववाची अधिकार यानी अब्स्ट्रैक्ट राइट की ये बात करता है। तो भाववाची विचारों की बात करते समय हेगल लिखता है कि व्यक्ति अपने आप को बाह्य जगत के विरुद्ध स्थापित करके देखता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। वह सोचता है कि वह जो कुछ छीन लेता है वही उसका है। इसे हेगल ने भाववाची अधिकार कहा, अब्स्ट्रैक्ट राइट कहा। आत्मशासन का विचार, आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हेगल के अनुसार बाह्य तत्वों द्वारा अनुशासित भक्ति का विचार उस चेतना से हार मान लेता है जो मनुष्य को आत्म अनुशासित मानती है। कानून, पुलिस आदि समाज के बाह्य तत्व हैं, ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं। हेगल नैतिकता व सामाजिक सात्विकता के सम्मिलन को आत्मशासन का विचार यानी आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग हेगल को समाप्त करते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन थिंकर था, इसकी जो बातें हैं ये होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी या कि आपने इसको समझा होगा। अगर आप दोस्तों वीडियो को पसंद करते हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो सीरीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले थिंकर्स के साथ। तो अगले सीरीज में हम लोग मार्क्स को डिस्कस करेंगे, मार्क्स को। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।